नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज उठाए जाएंगे दमदार मुद्दे, जहां बात होगी सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक की, दिल्ली में केजरीवाल की राजनीतिक चोरी की और तेलंगाना में संस्कृति से छेड़छाड़ करती कांग्रेस की। इन तमाम मुद्दों पर बात होगी विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम ने की बीमा सखी योजना की शुरुआत, बोले गरीबों को मिटाने में अहम भूमिका निभाएगी उत्तर भारत की ऊर्जा का स्रोत। नोएडा एयरपोर्ट पर पहली सफल लैंडिंग, हर निगाह बनी ऐतिहासिक क्षण की साक्षी, वाटर कैनिन से दी सलामी। कल दिल्ली की तरफ कूच नहीं करेंगे किसान, पंदेर बोले रणनीति बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर हमला, कहा किसान न्याय की गुहार लगा रहे, केंद्र ने बार बार धोखा दिया। होमगार्ड बनने रूस गए थे राकेश, जबरन युद्ध में उतारे गए। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में इंडिया ब्लॉक, 70 सांसदों के हो चुके हैं हस्ताक्षर। सीरिया में हलचल पर भारत सतर्क, अपनों से संपर्क के लिए सरकार ने दिए हेल्पलाइन नंबर। ट्रंप के डर और भारत के बहस से घुटनों पर आया चीन, ढीली पड़ गई नीति, गिरती इकोनॉमी को संभालने में जुटा। नवंबर में घटी खुदरा महंगाई, सीपीआई 5.5% पर आ सकती है, मॉर्गन स्टैनली का दावा। लगातार दूसरे दिन लाल निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 200 अंक फिसला, निफ्टी 24,650 से नीचे। हेडलाइंस के बाद सीधा रुख करेंगे आज की खास रिपोर्ट की तरफ। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा खेल शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर गर्मा गर्मी तेज हो चुकी है। भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल खत्म होने वाला है और अब पार्टी नए साल में उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाले नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हलचल मचना शुरू हो चुकी है, जहां जातिगत समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए एक दमदार रणनीति बनाई जा रही है। बूथ कमेटी से लेकर मंडल और जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय होगा। ऐसे में अहम सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है, उन नामों का लेखा जोखा जो इस रेस में सबसे आगे हैं और जल्द ही उत्तर प्रदेश की कमान उनके हाथों में आ सकती है। पहला नाम है विद्याशंकर सोनकर, दलित नेता हैं। विद्याशंकर सोनकर का नाम इस रेस में सबसे ज्यादा उछाला जा रहा है। जौनपुर के रहने वाले सोनकर ने अपनी सियासती यात्रा संघ से शुरू की थी और वे कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। एक समय में वह सांसद भी रहे हैं। उनकी कड़ी मेहनत और संगठन में पकड़ उन्हें इस पद के लिए एक मजबूत दावेदार बनाती है। दूसरा नाम है विजय बहादुर पाठक। आजमगढ़ के विजय बहादुर पाठक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और दूसरी बार एमएलसी बने हैं। उन्होंने छात्र संघ से अपनी राजनीति शुरू की थी और आज वह संगठन में एक अहम चेहरा बन चुके हैं। ब्राह्मण समाज से होने के कारण उनकी पहचान काफी मजबूत है। तीसरा नाम बाबूराम निषाद का है, जो कि हमीरपुर के रहने वाले हैं। राज्यसभा के सांसद हैं, बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रभावी नेता माने जाते हैं। वह हमेशा संगठन के भीतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। एक बार विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष की रेस में है। चौथा नाम है धर्मपाल सिंह, बरेली के रहने वाले हैं धर्मपाल सिंह, जो 5 बार विधायक रह चुके हैं और योगी सरकार में मंत्री हैं। इस पद के लिए एक मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। वह लोधी राजपूत समुदाय से आते हैं और पार्टी के पुराने सिपाही माने जाते हैं। उनका अनुभव और सेवा उन्हें इस चुनावी लड़ाई में आगे रखता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के चयन को लेकर तगड़ी सियासी गर्मी जारी है। पार्टी जातिगत संतुलन, सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति के तहत एक ऐसा नेता चुनने की तैयारी कर रही है जो न केवल संगठन को मजबूती दे, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक नई दिशा दे सके। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावी जंग में कौन सा चेहरा भारतीय जनता पार्टी की कमाल संभालता है और राज्य की सियासी हवा को किस दिशा में मोड़ता है। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करते हैं अगली रिपोर्ट का।
दिल्ली की सियासत में अरविंद केजरीवाल अब भारतीय जनता पार्टी की राह पर चलने लगे हैं और वो भी पूरी साजिश के साथ। जैसे कभी कभी भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने नेताओं को हटाकर नए चेहरों को टिकट देती है, अब केजरीवाल भी वही करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो नो रिपीट फॉर्मूला है उसे अपनाने की चुपचाप कोशिश केजरीवाल ने शुरू कर दी है। अब तक वह खुद को एक आप नेता और नया चेहरा के तौर पर पेश करते आए थे, लेकिन अब लगता है कि उनका बदलाव का नारा भी बीजेपी की रणनीति चुराने तक सीमित रह गया है। अरविंद केजरीवाल ने इस बार अपने 18 विधायकों के टिकट काट दिए हैं, जैसे मनीष सिसोदिया, राखी बिड़ला की सीट बदलना, कृष्णा नगर से बग्गा के बेटे को टिकट देना और सलीमपुर व मटियाला जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर नए चेहरों को लाना। ये सारी बातें बिल्कुल उसी अंदाज में हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। पार्टी में बदलाव के इस दौर को देखते हुए कहा जा सकता है कि केजरीवाल भी बीजेपी के पुराने चेहरे हटाओ नए चेहरों के साथ नतीजे लाओ के मंत्र को अपनाना चाहते हैं। केजरीवाल ने सत्ता विरोधी लहर को भांपते हुए उन्होंने पुराने चेहरों को हटा दिया है ताकि जनता की नाराजगी का हल निकाला जा सके। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसे ही अपने मौजूदा विधायकों के टिकट नहीं काटे, बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत दांव खेला है। अरविंद केजरीवाल ने सर्वे कराया था जिसमें कई मौजूदा विधायकों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की बात सामने आई थी। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने मौजूदा विधायकों का टिकट काटकर नए चेहरों को उतारा है, जिसके जरिए विधायकों के खिलाफ उपजी सत्ता विरोध को भी मात देने की रणनीति है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने ज्यादा नाराजगी विधायकों को लेकर है। यही कारण है कि पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को उतारकर मास्टर स्ट्रोक चला है। वहीं सिर्फ विधायकों का टिकट काटने की रणनीति ही नहीं, केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों के साथ चुनाव जीत सकती है तो वो भी उसी रास्ते पर चलने को तैयार हैं। उनके इस फैसले से ये साबित हो रहा है कि अब रणनीति के खेल में कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। भारतीय जनता पार्टी की राह पर चलने के लिए केजरीवाल ने अपनी सियासी चतुराई दिखाते हुए पुरानी रणनीति को अपनाया है, जिससे वह ये साफ है कि केजरीवाल जो बीजेपी का विरोध करते हैं और वही कहते हैं जो बीजेपी करेगी मैं भी करूंगा की तर्ज पर सियासत कर रहे हैं। हालांकि वो अब इस राजनीति में नई रणनीति से कैसे जीत हासिल करते हैं ये जरूर देखने वाली बात होगी। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली रिपोर्ट का। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार फिर से विवादों में घिर गई है और इस बार मामला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि राज्य की संस्कृति पहचान का है। रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना थल्ली की नई मूर्ति राज्य सचिवालय में लगवाई है, लेकिन इस मूर्ति को लेकर भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस ने कड़ी आपत्ति जताई है और सवाल उठाए हैं कि कांग्रेस ने तेलंगाना की संस्कृति धरोहर के साथ खिलवाड़ किया है। दरअसल तेलंगाना थल्ली सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि तेलंगाना के लोगों के लिए संस्कृति और धार्मिक प्रतीक है। इसे राज्य की समृद्धि और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। एक तरह से तेलंगाना थल्ली वही देवी के रूप में पूजी जाती हैं और कांग्रेस ने उनका स्वरूप ही बदल डाला। पुरानी मूर्ति में मुकुट, मक्का, कलश और गुलाबी साड़ी थी जो राज्य की परंपरा और धरोहर का हिस्सा थी, लेकिन अब कांग्रेस सरकार ने इसे बदल दिया है। नई मूर्ति में ना तो मुकुट है ना कलश और साड़ी का रंग भी बदल दिया गया है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना थल्ली की पारंपरिक मूर्ति में इतना बड़ा बदलाव क्यों किया? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक दांव है ताकि सोनिया गांधी को खुश किया जा सके? दरअसल सीएम रेवंत रेड्डी सोनिया गांधी को तेलंगाना की मां मानते हैं और इस कदम को उनकी इज्जत में लिया गया कदम भी बताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस दोनों का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए तेलंगाना की सांस्कृतिक पहचान से छेड़छाड़ की है। अगर कांग्रेस ने सच्ची निष्ठा से राज्य की संस्कृति की कद्र की होती तो इस बदलाव को इतनी बुरी तरह से लागू नहीं किया जाता। देखा जाए तो एक बात तो तय है, तेलंगाना की सांस्कृतिक पहचान के साथ इस खेल को कांग्रेस को अब जवाब देना होगा,
क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य की पहचान से खेलना कांग्रेस की आदत बन चुकी है और अब राज्य की सांस्कृतिक धरोहर भी उनकी राजनीति के मोहरे बन गए हैं। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की कुछ खास खबरों की खास रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा एक बात हम आपसे जरूर कहेंगे कि किसी भी देश की तरक्की तब होती है जब उसका विपक्ष दमदार होता है, मगर अफसोस कि यहां विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही सुस्त हैं। ना संसद में मुद्दे उठा पाते हैं और ना ही चुनावों में कुछ खास कर सकते हैं और कर रहे हैं। अपने आप को देश की सबसे पुरानी पार्टी कहने वाली कांग्रेस हर चुनाव में क्यों हार जाती है, आज आपको हम बताते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार के असल कारणों पर विचार करने के बजाय पार्टी के प्रिय तरीका है ईवीएम को दोषी ठहराकर अपनी लाज बचा लो। इस तजुर्बे से कांग्रेस ना तो हार के कारणों को समझ पाई और ना ही अगले चुनावों के लिए कोई ठोस रणनीति बना पाई। अगर पार्टी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ती तो शायद इन गलतियों को ना दोहराती जो पिछले चुनावों में की गई थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की याद दिलाएं आपको तो नामांकन के आखिरी दिन तक कांग्रेस और शिवसेना के 20 सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया था। वहीं दिल्ली विधानसभा की तैयारी देखकर साफ समझा जा सकता है कि राहुल गांधी एक दिन खुद कहेंगे आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना चाहिए और फिर कांग्रेस अपनी पुरानी आदत के मुताबिक चुनाव के आखिरी दिन तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर पाएगी और उसी में उलझी रहेगी। पार्टी का अंदाज देखिए कि ना तो समय पर मेहनत करती है और ना ही गंभीरता से चुनावों की तैयारियों को लेती है, फिर घर बैठे जश्न मनाने का सपना देखती है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, इंडिया गठबंधन के दलों को मेहनत करते हुए देखकर भी कांग्रेस के नेताओं को शायद ये समझने का समय कभी नहीं आता कि जीत के लिए कुछ तो करना पड़ता ही है। इतना ही नहीं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष कुछ केवल अडानी के मुद्दे पर अटके हैं, जैसे कोई मुद्दा और देश में बचा ही ना हो। ऐसे में जरूरी है कि कांग्रेस अपना आकलन करे और अगर नहीं कर सकती तो देश में बड़ी विपक्षी होने का तमगा अपने ऊपर से हटा दे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।